Hello everyone, this is Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. As you can easily see on the thumbnail, in this topic we are going to discuss about part 2 video जिसमें हम नवंबर 2020 में जो यूजीसी नेट के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें आई एम गोइंग टू डिस्कस अगेन 5 मोर क्वेश्चंस बिकॉज मैंने प्रीवियसली भी बोला है कि अगर आपने जून 2021 का टारगेट किया है देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड डू प्रॉपर एनालिसिस ऑफ कि आपके क्या मिस्टेक थे। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम आज पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप इस क्वेश्चन नंबर से कंफ्यूज ना हो, दिस इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 फॉर टुडेज वीडियो। ठीक है, ये मैंने सीक्वेंस में लिया है। तो क्वेश्चन वाज कि आपको मैच करना था डिफरेंट गिवन 2 लिस्ट थे आपके एंड कंसिस्ट ऑफ वेदांगास एंड जो भी सब्जेक्ट में डील करते हैं। मतलब सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए था कि ये जो क्वेश्चन था दिस क्वेश्चन वाज बेसिकली फॉर इंडियन लॉजिक। तो जैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए थे नवंबर 2020 का अक्टूबर इटसेल्फ से, तो वहाँ पे ये देखा गया था कि इंडियन लॉजिक से ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस एवरी शिफ्ट में पूछे गए हैं एंड समहाउ जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थोड़े डेप्थ में जाकर थे बिकॉज 2019 में के जून में ये इंडियन लॉजिक वाज इंट्रोड्यूस्ड यूजीसी नेट और उस टाइम पे बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। दिसंबर में उन्होंने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को हाई किया था एंड अगेन जो नवंबर 2020 था उन्होंने उसमें फिर से और डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा था। इट मीन्स कि आपको यूजीसी नेट में दे ऑल्सो ट्राई कि आप उसमें थोड़ा मेहनत करें एंड अपने इंडियन कल्चर को ज़रूर समझें। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी बिकॉज बहुत ऐसे लर्नर्स होते हैं जो वीडियो बहुत लंबा होता है तो नहीं देखना पसंद करते। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इंडियन लॉजिक का मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी डाला है। तो बेसिकली जो वेदांगा था इसको हम लिम्स ऑफ वेदा बोलते हैं, जो 6 ऑक्सिलरी डिसिप्लिन ऑफ जो हिंदुइज्म जो एंशियंट टाइम्स होते हैं बेसिकली इसमें 6 वेदास की बात की गई थी। ठीक है, तो अब वो 6 वेदा क्या था? फर्स्ट वॉज शिक्षा, सेकेंड वॉज छंदास, व्याकरण। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होगा तो प्लीज़ मुझे फॉरगिव करें बिकॉज दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर एंड प्रोनाउंस इज वेल। निरुक्ता, कल्पा एंड ज्योतिषा। ठीक है, तो यहाँ पे कल्पा की अगर बात करूँ तो आप थोड़ा सा इसको रिलेट भी कर सकते थे कि ये रिचुअल से बेसिस है। क्यों? क्योंकि कल्पा में बेसिकली आर्ट की बात होती है अगर हम आईसीटी से इसको रिलेट करें। ठीक है, ई कल्पा, देयर इज वन ई कल्पा, तो आप थोड़ा गेस वर्क भी कर सकते थे। एंड अगेन व्याकरण तो हम सभी को मालूम है इट इज़ बेसिकली अ ग्रामर। जैसे आपके इंग्लिश ग्रामर होते हैं वैसे ही आपकी हिंदी ग्रामर होता है। बट यूजीसी नेट ने इतना स्मार्ट क्वेश्चन पुटअप किया था कि यहाँ पे उन्होंने व्याकरण दिया ही नहीं है, तो आप इसमें गेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा इज बेसिकली अबाउट फोनोलॉजी एंड प्रोनाउंसिएशन। तो अगर आपको ये 6 वेदास का नॉलेज होता तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो शिक्षा इज रिलेटेड टू फोनेटिक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो था, नो डाउट कि अगर आपने इंडियन लॉजिक का आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो दिस क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट फॉर एवरी लर्नर्स। ठीक है, बट अगर बात ये आती है कि जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसके लिए क्या करना है, क्यों? क्योंकि वीडियो बनाने का सिर्फ ये मोटिव नहीं होता है कि मैं आपको सिंपली जो भी आंसर शीट है वहाँ से आंसर मैच कर दूँ। द मोटिव बिहाइंड फॉर क्रिएटिंग दिस वीडियो इज़ कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है ना वो ईच लर्नर के लिए डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अब ईच लर्नर के लिए डिफ़िकल्ट है तो आपको क्या करना चाहिए? इफ़ यू हैव मिस द एग्जामिनेशन एंड आप जून 2020 में अगर फिर से भरना चाह रहे हो पेपर, तो आपका जो डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको लगता है ना उसका प्रिपरेशन आपको अभी से शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है उसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादा अंदर से नहीं पूछे जाएंगे, वो ऊपर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और सबसे बेस्ट पार्ट ये होती है कि अगर आपको इसमें एक भी ऑप्शन मालूम है, अगर एक भी ऑप्शन मालूम है तो आप इजीली 101% आप इसको सही करके आओगे। अब देखो अगर मुझे शिक्षा का मतलब फोनेटिक्स मालूम होता तो यहाँ पे जो सी का है ओनली 1 ऑप्शन, तो हेंस ऑप्शन 2 इज ट्रू। तो इट अबाउट कि आपको ईच एंड एवरी टॉपिक दैट इज आपके पास अभी पूरा समय है तो आप पेपर 1 का पूरा 100% टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करिए। एंड जो आपका पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी को कम वैल्यू दिया है, नाउ इट इज़ अ हाई टाइम कि आप उस पर ज़्यादा फोकस करके उसको डेप्थ में जाके स्टडी कर सकते हो। तो इस वीडियो में दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो आपका जो यूनिट 2 है रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें ऑलरेडी हमने बताया है कि आपको पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, वो एक भी टॉपिक को मिस नहीं करते हैं। अब सैम्पलिंग मेथड इज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि एवरी टाइम यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी शिफ्ट। अब ये क्वेश्चन इतना ईजी है, बेसिकली इन्होंने क्या किया है जो सैम्पलिंग टेक्निक्स होते हैं उसमें जो टाइप्स होता है उस टाइप्स पे ही क्वेश्चन पूछा है।
मैं पूछ रही हूँ कि अगर आपने एनालिसिस सुना होता एग्जामिनेशंस का, तो इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जो कहीं ना कहीं ट्रिकी होते हैं। बट अगर आपने इसका ऊपर से भी नहीं पढ़ा था कि सैम्पलिंग इज बेसिकली अबाउट टू प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और इस कैटेगरी को आपको याद करना था जिसमें हम सिंपली ये बोलते हैं कि दिस इज व्हाट, दिस इज द, इस तरीके से आप कोई भी इसका शॉर्ट फॉर्म बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपका इस तरीके से कोटा, कन्वीनियंस, जजमेंट होता है। इन द कमिंग नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि आपके सैम्पलिंग मेथड में सबके क्या रोल है। बट यहाँ पे हम सिंपली अगर देखेंगे तो उन्होंने पूछा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल, तो अगर यहाँ पे हमको थोड़ा भी मालूम होता डेट इज सिस्टमैटिक, ठीक है, सिस्टमैटिक जो होता है हमारा वो प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, तो आप सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। तो अब देखिए अगर मैंने यहाँ से एलिमिनेट किया, तो अगर आपको सिर्फ एक ऑप्शन भी मालूम है ना, एक ऑप्शन भी अगर मालूम है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि चलो अगर हमें टाइम नहीं मिला तो हमें पूरा नहीं याद हो रहा, कहीं ना कहीं हम कन्फ्यूजन में हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमको सिर्फ जो याद हो रहा है हम उसको याद कर लेंगे। तो अगर सिर्फ मेरे प्रोबेबिलिटी को ही याद करते तो आप इसमें सिस्टमैटिक देख रहे हो, तो सिस्टमैटिक आप यहाँ से एलिमिनेट कर लीजिए, तो हिंस आपका 100% ऑप्शन ट्रू होगा। तो आई एम बेसिकली टेलिंग अबाउट कि अगर आपने 2020 का एग्जामिनेशन अगर आप अपियर किए हैं एंड 2021 का अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो ऐसा आपको क्या करना चाहिए। बहुत ऐसे चैनल्स है जो बोलते हैं कि मॉक टेस्ट आपको एंड में लगाना है, बट मेरा ये क्राइटेरिया है कि आपने ऑलरेडी 2020 में सब कुछ एक बार अच्छे से पढ़ा है, तो अभी आपके पास इतना इनफ टाइम है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन को उठाइए और एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये जेन्युइन आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड फॉर दिस PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन मैसेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो दिस इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में एवरी टाइम देखा गया कि आपको जो भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, लाइक सेंडर है वो मैसेज को इनकोड करेगा, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आपका मैसेज रिसीवर के पास पहुंचे और रिसीवर उसको डिकोड करेगा एंड अगेन रिसीवर क्या देगा, सेंडर को फीडबैक प्रोवाइड करता है। दिस इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड इसके सीक्वेंस पे एवरी टाइम दे आर आस्किंग क्वेश्चन। अब इसमें ये बात होती है कि कैसे हम सीक्वेंस को बनाएंगे, ठीक है। तो जो एक्शन होता है ना, आप एक्शन कब करोगे, हमेशा ये लास्ट में आएगा। लेट अस सपोज कि अगर मुझे ये PPT क्रिएट करना था, तो पहले मैंने क्या किया, मैंने एक प्लान बनाई कि मुझे किस टॉपिक पे बोलना है, ठीक है, उस टॉपिक का मैंने प्लान किया, डिसाइड किया, देन मैंने PPT को क्रिएट किया एंड देन फाइनली मैंने एग्जीक्यूट किया। तो दिस इज व्हाट एग्जीक्यूट मीन्स कि यू आर परफॉर्मिंग द एक्शन। तो एक्शन कहाँ आएगा, हमेशा लास्ट में आएगा। तो मुझे क्या देखने की ज़रूरत भी थी ऑप्शंस, नो, दिस इज अबाउट कि आप कितना ओपन माइंडेड से एग्जाम में गए हो और किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट होगा एंड आप इसको आप समझ लीजिए कि परसेप्शन मीन्स कि आपका किसी भी चीज़ को लेकर हर पर्सन का कुछ मिथ्स होता है। जैसे अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे जब तक कि कोई दूसरा क्रॉस नहीं करेगा। तो दिस इज द परसेप्शन आपका राइट भी हो सकता है एंड परसेप्शन आपका रॉन्ग भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने देखा कि E और D इज अ करेक्ट सीक्वेंस, तो वो आपका ऑप्शन 4 में मैच होता है। तो आपने क्या किया, एग्जाम में आपने पहले क्विकली ऑप्शन A को मैच किया, फिर आपने थोड़ा सा समय लेके, डेट इज 10 सेकेंड। ऑलवेज हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको 10 सेकेंड्स तो एक क्वेश्चन पर जरूर देना चाहिए अगर आपको उसका आंसर मालूम है फिर भी, ठीक है। तो ये सेकेंड अप्रोच था कि अगर आप 101% श्योर है फिर भी आप एक बार जरूर ऑप्शंस को सबको देख लें। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टीचिंग स्ट्रैटेजीज विच आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, दिस आर वेरी इजी टॉपिक, बट इस पे अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टू द पॉइंट नहीं पूछे जाते, वो थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो ट्विस्टेड में उन्होंने पूछा इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। इट मीन्स कि अगर आपको चलो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं मालूम है तो आपको क्या मालूम है, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मीन्स कि अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग में बोल रही हूँ या मैं क्लासरूम में इफ आई एम डिलीवरिंग एनी लेक्चर, तो दिस इज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन और डायरेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजीज। तो एम्फसाइजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है, प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल, इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन। अब जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी क्या है, तो डायरेक्ट मेथड है। प्रेजेंटिंग, आस्किंग, प्रोवाइडिंग फीडबैक, अगेन दिस इज द डायरेक्ट मेथड। तो चलो हमको यहाँ पे ये श्योरिटी हो गया कि जो ऑप्शन डी है वो 100% क्या है, फॉल्स ऑप्शन है। फॉल्स मतलब एज पर द इनडायरेक्ट, क्वेश्चन क्या पूछा, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड कर लिया। अब डी को आप एलिमिनेट कर दो, तो डी को एलिमिनेट किया तो आपके ये 2 ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है AC, तो A
और सी। तो अब मुझे ए और सी पे दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब जो ए है और जो सी है आपका वो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, दैट इज एम्फसाइजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एग्जाम्पलर्स, दैट इज द एग्जाम्पल्स। इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, इंक्वायरी हम कर रहे हैं तो ये भी इनडायरेक्ट मेथड है, क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये रिवील नहीं कर रहे हैं कि व्हाट इज द टॉपिक अबाउट। अब आपको बी और ई में इलिमिनेट करना है, तो बी इज व्हाट प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल, और आपका ई ऑप्शन क्या बोला? प्रोमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, प्रमोट करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो क्या आपको मालूम है व्हाट इज द प्रॉब्लम? नो, आपको इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, हेंस आपका ऑप्शन 4 इज द ट्रू आंसर। और ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से ही टीचिंग स्ट्रैटेजीज के इसी तरीके से क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, और आपको एग्जामिनेशंस में 3-3 4-4 ऑप्शंस होते हैं। ऑब्वियसली दीज आर द टाइम टेकिंग क्वेश्चंस, इसलिए एनटीए नेट को क्रैक करना इट्स नॉट द वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट दैट थिंग इज कि 180 मिनट्स में आपको, अगर आप 150 क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसलिए आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो 180 मिनट्स में आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, एंड आउट ऑफ 100 आपको 90 क्वेश्चन तो करेक्ट करने हैं जिसमें आप सेफ साइड में हो नेट के लिए। एंड अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो ऑब्वियसली बात है ये आपका 120 प्लस का टारगेट होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपने थोड़ा भी कहीं से मटेरियल को पढ़ा है, इट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो आपका जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, बिकॉज सो दैट आई विल केम टू नो कि व्हाट आर माय डिमेरिट्स एंड किस तरीके से मुझे और अपने वीडियोज़ की क्वालिटी को इन्हांस करना है। नाउ अब यहाँ पे असर्शंस एंड रीजन की बात थी, तो पहले ही हम लोगों ने बताया था कि दिस इज द हाई टाइम कि क्वेश्चंस थोड़ा वो ट्रिकी पूछ रहे हैं। अब क्वेश्चन था कि असर्शन इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस बोथ फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च फॉर्मेट्स हैव टू बी प्रमोटेड। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन जो आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च से पूछा गया है। एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च में पहला ही मेथड होता है फंडामेंटल, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंडेड थ्योरी होता है, जिसमें हम थ्योरी बनाते हैं, ठीक है। और अप्लाइड रिसर्च कि आपने अगर एक बार थ्योरी बना ली, अब उसको आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो यहाँ पे अगर असर्शन एंड रीजन की बात होती है तो सिंपली आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि आपको यहाँ पे बिकॉज कीवर्ड लगाना है, एंड ये देखना है कि क्या असर्शन रीजन से रिलेटेड है या नहीं। तो इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस बोथ फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च फॉर्मेट्स हैव टू बी प्रमोटेड बिकॉज fundamental research focuses on theory making and applied research is directed at exploring the applicability of theory in varied practical situation. So this is the definition of fundamental and applied research. And अगर यहाँ पे fundamental की बात की गई है and applied की बात की गई है, और जो reason है आपका उसमें फिर से fundamental की बात की गई है and applied की बात कर गई है, तो it means कि both the assertions and reasons are correct and reason is the correct explanation of assertion. So in this way you can solve the assertions and reasons question. तो I hope you are getting my point. And अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है and if you want कि मैं basically we are providing videos and computer science, तो आपका जो पेपर 1 है, पेपर 1 के जो भी लर्नर्स है, अगर वो कॉमर्स फील्ड के हो, हिस्ट्री फील्ड के हैं, तो वो भी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज दिस टाइम आई एम गोइंग टू फोकस ऑन मोर इंडियन लॉजिक पे हम फोकस करेंगे। एंड मैं आपको साथ में जितने भी आपके हाई वेटेज के क्वेश्चन है लाइक टीचिंग, रिसर्च, आईसीटी एंड कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आऊँगी, जो मैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद खुद से डिज़ाइन करूँगी। सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।